मौके पर किसान संगठनों की ट्रैक्टर रैली से पहले दिल्ली के किले में तब्दील कर दिया गया है और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की मंजूरी दे दी। और अब पुलिस की सबसे बड़ी चिंता है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली को शांतिपूर्वक निकलवाना। जिन रास्तों में ट्रैक्टर रैली निकलेगी वहां सुरक्षा के बंदोबस्त करना भी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सड़कों पर उतरे और उन सभी रूट का जायजा लिया जिनसे होकर किसानों की रैली गुजरेगी। किसान आंदोलन का केंद्र दिल्ली हरियाणा का सिंघू बॉर्डर है, जहाँ से निकलने वाली रैली में सैकड़ों ट्रैक्टरों की जुटने की उम्मीद है और उसका सीधा असर पड़ेगा दिल्ली के ट्रैफिक पर। शाम से ही इन प्लेस हो जाएंगे हमारे अरेंजमेंट्स, तो हमारा आग्रह ये है कि शाम से ही इसको अवॉइड करें और कल पूरा अरेंजमेंट इन प्लेस होगा। पुलिस से इजाजत मिलने के बाद से ही वहां डटे किसानों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। कई सारी नियम शर्तों के साथ ये ट्रैक्टर रैली अब होने जा रही है। इसके लिए किसानों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की भीड़ को देखते हुए दिल्ली में रैपिड एक्शन फोर्स और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी कर दी गई, ताकि गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी के हालात पूरी तरह से दुरुस्त रहें। पुलिस की चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि हरियाणा, पंजाब और यूपी के जो किसान लंबे वक्त से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं, उनके अलावा ट्रैक्टर रैली के लिए कई और किसान भी पहुंच रहे हैं और भी पूरे लाव लश्कर के साथ। ऐसे ही कुछ किसानों की तस्वीरें यूपी के अमरोहा से दिल्ली के जाने वाले हाईवे पर नजर आई। वहां कई किसान अपने ट्रैक्टरों पर सवार दिल्ली की ओर जाते नजर आए। 26 जनवरी को निकाले जाने वाली रैली के लिए कुछ ट्रैक्टरों पर तिरंगे झंडे भी लगे नजर आए। किसानों के आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं। लगभग कितने लोग आपके साथ होंगे? हमारे साथ लगभग 200 से 250 ट्रैक्टर। हालांकि ट्रैक्टर रैली को मंजूरी देने के साथ ही पुलिस ने किसानों को सख्त हिदायत दी कि वो तय रूट के अलावा किसी दूसरे रूट पर जाने की कोशिश न करें और अगर ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि कल होने वाली किसान ट्रैक्टर रैली 3 रूट पर होगी, जिसकी वजह से कुछ रास्ते बंद रहेंगे। सिंघू बॉर्डर से किसानों की जो ट्रैक्टर रैली निकलेगी वो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से कंजावाला, बवाना, औचरी बॉर्डर होते हुए वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक जाएगी और वहां से सिंघू बॉर्डर लौट जाएगी। दूसरा रोड टिकरी बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए तय किया गया है, जिनकी रैली नांगलोई, नजफगढ़ और झड़ौदा बॉर्डर होते हुए वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक जाएगी और फिर टिकरी बॉर्डर लौट जाएगी। तीसरा रूट गाजीपुर बॉर्डर पर डटे यूपी के किसान संगठनों के लिए बनाया गया है। वहां के किसान संगठन अप्सरा बॉर्डर से होते हुए हापुड़ रोड और फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक पहुंचेंगे और फिर गाजीपुर बॉर्डर लौट जाएंगे। पुलिस ने लोगों से यह अपील भी की है कि इन सभी रूट से गुजरने वाले लोग 26 जनवरी के दिन किसी दूसरे रूट का इस्तेमाल करें ताकि वो किसी परेशानी में ना फंसे। स्वाभाविक की एक बात ये कि दिल्ली में किसानों को गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने कुछ शर्तों के साथ दी। किसान संगठनों ने इस पर हामी भी भरी है कि वो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड तय रूट पर ही निकालेंगे। हालांकि खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि किसानों की आड़ में देश विरोधी ताकतें गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि ट्रैक्टर रैली के लिए तय रूट के अलावा अगर किसी ने भी रैली निकालने की कोशिश की तो उसके साथ कड़ाई से पेश आया जाएगा। मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने राजभवन जा रहे किसानों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। ये सभी लोग कृषि सुधार कानूनों के विरोध में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से मुंबई के आजाद मैदान में इकट्ठा हुए, जहां बैठक करने के बाद जब ये लोग राज्यपाल से मिलने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस ने इनको रोक दिया, जिसकी वजह से वहां पर माहौल काफी गर्म हो गया। देखते ही देखते वहां पर धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस की कार्रवाई से नाराज किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में झड़प के दौरान कुछ लोग वहीं सड़क पर बैठ गए, जबकि पुलिस वाले किसानों को रोकते दिखे। इन लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वहां पर पहले से ही पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। न्यूज 18 से बातचीत में मुंबई पुलिस के ज्वाइंट सीपी विश्वास नागरे पाटिल ने बताया कि किसानों को सिर्फ आजाद मैदान में ही प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। बाकी जगह मोर्चा निकल नहीं सकता है, ऐसे उनको निर्देश दिए हैं। बताया गया कि किसानों की ओर से 23 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को राज्यपाल से मिलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन राज्यपाल के नहीं होने की वजह से इन लोगों ने राजभवन जाने का फैसला टाल दिया। राज्यपाल इस समय गोवा में है, मुंबई में मौजूद नहीं है। इसी के लिए उनका जो राज्यपाल को निवेदन देने का जो कार्यक्रम था उसे रद्द कर दिया गया है। इस बीच जानकारी सामने आई कि राज्यपाल ने एक दिन पहले ही किसान नेता प्रकाश रेड्डी को पत्र लिखकर गोवा में होने की जानकारी दे दी थी।
सौगात की एक बात यह है कि कृषि सुधार कानूनों के विरोध की आग अब देश के बाकी शहरों में भी फैलने लगी है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से हर बार ये पूरी कोशिश की गई कि मसले को जल्द से जल्द बातचीत के जरिए सुलझाया जाए और बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन किसान संगठन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, इसलिए बात नहीं बनी, जिसका नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में भी किसान संगठनों ने अब कृषि सुधार कानूनों के विरोध में आवाज बुलंद कर दी है। राजस्थान के दौसा में सरपंच के भाई की गिरफ्तारी से नाराज कई लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर हंगामा किया। एक दिन पहले सरपंच के भाई को मारपीट के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिससे कई गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचकर खूब बवाल किया। ऐसे में गुस्साए लोगों को वहां से हटाने के लिए वहां तैनात पुलिस वालों को उन पर लाठियां बरसानी पड़ी, जिसके बाद वो तितर-बितर हो गए। इससे पहले उन सभी ने पुलिस विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस वाले हंगामे को शांत कराने की कोशिश ही कर रहे थे कि कुछ महिलाएं कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़ गईं। उन्होंने गेट फांद कर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले उन्हें ऐसा करने से लगातार रोकते रहे। पुलिस वालों की तमाम कोशिशों के बावजूद ये महिलाएं गेट से कूदकर दफ्तर के अंदर चली गईं और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए। कुछ देर बाद सांसद किरोड़ी मीणा वहां पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। जितने भी अवैध क्रशर हैं उनको नोटिस देंगे। इन लोगों से बातचीत करने के बाद सांसद किरोड़ी मीणा जब वहां से जाने लगे तो एक महिला उनकी गाड़ी के आगे आ गई और सांसद से उनका साथ देने की अपील की, लेकिन वो उस महिला को रास्ते से हटाकर वहां से चले गए। सौगात की एक बात यह है कि दौसा में एक दिन पहले सरपंच के भाई का क्रशर संचालकों के साथ झगड़ा हुआ था। क्रशर संचालकों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सरपंच के भाई को गिरफ्तार किया तो पूरे गांव के लोग भड़क गए। उन्होंने पहले थाने का घेराव किया, बाद में डीएम का घेराव करने पहुंच गए, जहां हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बाद में वहां पहुंचे इलाके के सांसद किरोड़ी लाल मीणा के सामने ही गाँव वालों ने पुलिस पर महिलाओं के साथ बदसलूकी करने के आरोप भी लगाए। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में अंधविश्वास में अंधे माता पिता पर अपनी ही 2 बेटियों की जान लेने का आरोप लगा। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसका कलेजा कांप उठा। पुलिस के मुताबिक एक तांत्रिक के बहकावे में आकर माँ बाप अपनी ही बेटियों के कातिल बन गए, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उसमें दिखा कि लड़कियों की मौत से पहले घर में पूजा पाठ किया गया था, जिसके बाद वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आई और पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। रात में जब पुलिस चित्तूर के इस घर पर पहुंची तो घर की लाइटें तो जल रही थी, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी, जिसके बाद पुलिस घर के अंदर गई। बताया गया कि जिन दोनों लड़कियों की मौत हुई उनमें एक पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी जबकि दूसरी ग्रेजुएशन कर रही थी और वो बेहद खुश मिजाज स्वभाव की थी। लेकिन इस घर की खुशियों को उस वक्त ग्रहण लग गया जब दोनों लड़कियों के माँ बाप एक तांत्रिक के संपर्क में आ गए और उसके कहने पर घर में पूजा करवाई। बताया गया कि तांत्रिक ने उन्हें कलयुग और सतयुग की झूठी कहानी बताई और उसने कहा कि 24 जनवरी को कलयुग समाप्त हो जाएगा और 25 जनवरी से सतयुग शुरू होगा, जिसके बाद उनकी दोनों बेटियां जिंदा हो जाएंगी। तांत्रिक की इसी बात को मानकर माता पिता ने घर में पूजा का आयोजन किया। आरोप है कि पूजा होने के बाद मां ने पिता की मौजूदगी में अपनी बेटियों की हत्या कर दी। अंधविश्वास की हद तो तब हो गई जब पुलिस वहां पहुंची और माँ बाप ने लड़कियों के शव उठाने से मना कर दिया और कहा कि सतयुग शुरू होते ही वो जिंदा हो जाएंगी। इस घटना के बाद पुलिस भी हैरान है। खबर है कि पुलिस हत्या के आरोपी माँ बाप को मानसिक तौर पर बीमार मान रही है और उस तांत्रिक की तलाश कर रही है जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई है। और बताया गया कि तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ने वाला ये परिवार पढ़ा लिखा था। आरोपी पिता एक डिग्री कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल है जबकि मां एक स्कूल में पढ़ाती हैं। सौगात की एक बात यह है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर अपनी बेटियों की बलि देने का ये मामला बेहद खौफनाक है। हैरानी की बात यह कि बेटियों को मारने वाले पति पत्नी उच्च शिक्षित हैं। आरोपी पिता केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और एक गर्ल्स कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल बताए जा रहे हैं, जबकि जवान बेटियों को मारने वाली महिला गणित में पोस्ट ग्रेजुएट है और IIT में दाखिले की तैयारी कराने वाली एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाती भी है। पुलिस के सामने भी दोनों यही रटते रहे कि उनकी बेटियां बहुत जल्द जिंदा हो जाएंगी। अंधविश्वास में जकड़े दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके घर के आसपास लगे CCTV कैमरों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस घटना में कोई तांत्रिक या कोई और तो शामिल नहीं था। देश भर में 15 अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका देने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि लोगों को कोरोना का टीका लगाने का अभियान प्राथमिकता के आधार पर तय किया गया है, जिसके तहत पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को अहमियत दी गई। वहीं दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र वाले 27 करोड़ लोगों को रखा गया।
या फिर इन लोगों में वो भी शामिल हैं जिनकी उम्र 50 साल या उससे कम है और वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले 3 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगेगी। अगर वैक्सीन ज्यादा मात्रा में मिलेगी तो दोनों ही चरण में शामिल लोगों को साथ साथ टीका लगाया जाएगा। इससे 30 करोड़ लोगों को 15 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन देने का टारगेट पूरा करने में मदद मिलेगी। पटना के नजदीक दानापुर में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया। इन दिनों लालू यादव की तबीयत खराब है और उन्हें 2 दिन पहले ही सांस लेने में तकलीफ होने के बाद रांची से इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। यही वजह रही कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने लालू यादव के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा पाठ और हवन करना शुरू कर दिया। जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक तस्वीर में कुछ लोग लालू यादव की एक तस्वीर रखकर मंत्रोच्चार के बीच हवन करते दिखे। थोड़ी देर हवन करने के बाद इन लोगों ने उनकी तस्वीर पर तिलक भी लगाया। बाद में कार्यकर्ताओं ने उनके जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई। उनकी छत्र छाया की हमें आवश्यकता है, इसीलिए उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हमने ये हवन रखा है। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग मंदिर में पूजा करते नजर आए। पूजा के दौरान मां काली की मूर्ति के पास लालू यादव की एक तस्वीर भी रखी रही। सौभाग्य की एक बात यह है कि लालू प्रसाद यादव को डायबिटीज, दिल और किडनी की बीमारी पहले से है, इसलिए उन्हें कई महीने रांची के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा था। 2 दिन पहले उन्हें निमोनिया और सांस लेने में तकलीफ होने पर दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनके समर्थक हवन और पूजा पाठ करके उनकी सेहत के लिए दुआ मांगने में जुट गए। हालांकि एम्स की तरफ से कोई हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि लालू यादव की सेहत में थोड़ा सुधार हुआ है। बिहार के लखीसराय से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एक आदमी चलती ट्रेन से गिर गया, लेकिन उसी वक्त पहुंचे रेलवे पुलिस के एक जवान ने उसकी जान बचा ली। बताया गया कि वो स्टेशन पर टिकट लेने के लिए उतरा था और उसी वक्त ट्रेन चल पड़ी, जिसे पकड़ने की कोशिश में वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। सामने आए वीडियो में वो ट्रेन से लटका हुआ दिखाई दिया। वो कुछ दूर तक ट्रेन के साथ घिसटता भी रहा, जिसके बाद वहां मौजूद लोग उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े और इसी बीच रेलवे पुलिस का एक जवान भी दौड़कर आया और तुरंत उसे पकड़ लिया। उसने ट्रेन के गुजरने तक उस यात्री को पकड़े रखा। इसके बाद सबने मिलकर उस आदमी को प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ाया। उनको गिरते देखकर इन लोगों ने उनको प्लेटफॉर्म की तरफ खींच के रखा। इस हादसे में उस यात्री को काफी चोटें आई, लेकिन उसकी जान बच गई। सौभाग्य की एक बात यह है कि ये युवक दिल्ली आने के लिए ट्रेन में सवार हुआ था और रास्ते में पता चला कि उसकी टिकट कंफर्म नहीं है। नई टिकट बनवाने के लिए वो स्टेशन पर उतरा था और जब तक वापस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तब तक ट्रेन चल पड़ी। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान ही उसका पैर फिसल गया। गनीमत रही कि रेलवे पुलिस के जवान ने उसका हाथ पकड़ लिया, वरना युवक की जल्दबाजी उसके लिए घातक हो सकती थी। पर्यावरण को बचाने के लिए जल्द ही पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगेगा। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि 8 साल से ज्यादा पुरानी कमर्शियल गाड़ियों पर फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराते वक्त ग्रीन टैक्स लग सकता है। वहीं निजी गाड़ियां अब 15 साल बाद आरसी रिन्यू कराएंगी, तब उनसे ग्रीन टैक्स वसूला जा सकता है। इतना ही नहीं, टैक्स की रकम भी शहरों के प्रदूषण के स्तर के हिसाब से ही तय होंगी। जिस शहर में ज्यादा प्रदूषण होगा वहां रोड टैक्स के 50% तक ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी और अब इसे राज्यों के पास भेजा जाएगा। मंत्रालय को उम्मीद है कि ग्रीन टैक्स लगाने से लोग पर्यावरण के प्रति सजग होंगे और नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का रुख करेंगे। प्रस्ताव के मुताबिक इस टैक्स से हुई कमाई को प्रदूषण से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गुजरात के वडोदरा में वन विभाग की टीम ने कुछ तांत्रिकों के चंगुल से कुछ कछुओं को छुड़ा लिया। आरोप है कि इन लोगों ने कुछ गांव वालों को झांसा दिया कि इन कछुओं पर तांत्रिक विधि होने से उनके लिए कमाई का जरिया खुल जाएगा। जिसकी जानकारी जैसे ही वन विभाग को मिली, वैसे ही वन कर्मचारियों ने जंगल में मौजूद एक झोपड़ी में छापा मारा। उनके वहां पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। ऐसे में वन विभाग की टीम ने इस काम में शामिल आरोपियों को पहले तो कई थप्पड़ जड़े और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये कछुए बचाए हैं और अभी उसके आगे कार्यवाही हो रही है। वन विभाग की टीम को इन लोगों के पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए। सौभाग्य की एक बात यह है कि देश में कछुओं की ज्यादातर प्रजातियों के शिकार या उनकी खरीद बिक्री पर पाबंदी है। उसके बावजूद मांस और दवाइयों में इस्तेमाल के लिए देश में कछुओं का शिकार तो तस्करी पहले हो रही है। अब कुछ कथित तांत्रिक भी कछुओं की नस्ल मिटाने में जुट गए हैं। वडोदरा में लोगों के इस अंधविश्वास का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है कि कछुए के जरिए तंत्र साधना करने पर गड़ा हुआ धन या खजाना मिलता है। इसके लिए पूरा गिरोह काम कर रहा है, जिसे एक संस्था की मदद से वन विभाग की टीम ने धर दबोचा।
यूपी के महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा का पहरा कड़ा कर दिया गया। वहां से खुली सीमा की आड़ में कोई आतंकी देश में दाखिल ना हो जाए, इसके लिए एसएसबी की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। क्योंकि इस बार सुरक्षा बल के सामने कई चुनौती हैं, जिन्हें देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एसएसबी के कुछ जवान डॉग स्क्वाड की मदद से नेपाल से आने वाले लोगों के सामान की तलाशी लेते नजर आए। इतना ही नहीं, आतंकी खतरे की वजह से बॉर्डर पर नाकाबंदी बढ़ाकर लोगों की तलाशी भी तेज कर दी गई। इसके अलावा कुछ पुलिस वाले और बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के जवान साथ मिलकर इलाके में गश्त करते दिखे। बिना चेक हुए, बिना फ्रिस्किंग हुए कोई भी नेपाल की तरफ से इंडिया के बॉर्डर में नहीं घुस सकता है। यही नहीं, बॉर्डर पर बसे गांवों में भी सख्ती बढ़ा दी गई और आने जाने वाले सभी लोगों का पहचान पत्र चेक किया जा रहा है। सौभाग्य की एक बात यह है कि नेपाल और भारत के बीच उत्तराखंड से बिहार और बंगाल तक सीमा खुली हुई है। दोनों देशों के नागरिकों को आने जाने के लिए वीजा, पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती और इसी का फायदा आतंकी भी उठाते रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले का अलर्ट भी जारी है, इसलिए नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने चौकसी बढ़ा दी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटर कार्ड की सुविधा शुरू कर दी। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट कि वोटर कार्ड के डिजिटल होने के बाद आधार कार्ड की तरह कोई भी शख्स उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है। हालांकि 31 जनवरी तक ये सुविधा केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने पिछले साल नवंबर या दिसंबर में वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया था। 1 फरवरी से वोटर कार्ड को डाउनलोड करने की सुविधा सभी लोगों को मिलेगी। इस सुविधा के शुरू होने से लोगों को वोटर कार्ड के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वोटर लिस्ट के नाम शामिल होते ही कोई भी शख्स अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकता है और प्रिंट लेकर उसे चुनावों के वक्त वोट डालने के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है।